हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टडी किया, जिसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन स्टडी किया था। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ एटॉमिक मॉडल्स। तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वेर सजेस्टेड फॉर द एटम्स। तो डाल्टन्स indivisible atom is composed of सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। हमने इसके पहले देखा था कि जो डाल्टन्स का जो इंडिविजिबल एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेयर टू अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होने के बाद सबसे पहला प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ने फेस किया वो ये था कि किस तरह से हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड जो था टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स के अंदर हो सकती है वो जो है किस तरह से जो है डिस्क्राइब की जाएगी और किस तरह से उनको जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो होगा दैट इज़ टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना भी एक जो है चैलेंज बन गया। और टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन and nature of the characteristics of electromagnetic radiations absorbed or emitted by the atoms। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है जो एटम एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं और इमिट भी कर सकते हैं, तो उनका ओरिजिन और नेचर जो है किस तरह से जो है समझा जा सके और उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वेयर प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है एटम्स के अंदर जो है कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका जो है लोकेशन क्या हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो है प्रपोज किए गए, जिसमें सबसे पहला मॉडल हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला एटॉमिक मॉडल हम यहाँ स्टडी करेंगे दैट इज़ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखते हैं इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या है। तो जे थॉमसन इन 1898, जे थॉमसन in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape। ये जो है पूरा एक स्फेरिकल शेप जो है पजेस करता है जिसका डायमीटर होगा 10⁻⁻10। स्फेरिकल शेप हैविंग द डायमीटर 10⁻10 मीटर। ये इतना स्मॉलेस्ट जो है ये आप जो है इसको स्फीयर जो है कंसिडर कर सकते हो। तो एटम को जो है थॉमसन ने जो है स्फेरिकल शेप जो है कंसिडर किया जिसका डायमीटर अबाउट 10⁻10 मीटर्स है, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उस पूरे स्फीयर के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच मैनर एज टू गिव a stable electrostatic arrangement। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर उस स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स किए गए हैं और इस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट जो मिलेगा एक स्टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का जो है एक डायग्राम है। आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ पॉजिटिव स्फीयर। तो इस पूरे स्फीयर पर जो है पॉजिटिव चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स आपको जो दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर किए गए हैं, दीज आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। तो मेनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल। इसको एक नाम दिया है प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा नाम रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या सिंपली आप इसको जो है वाटरमेलन कंसीडर कीजिए।
वाटरमेलन आप देखते हो कि रेड कलर का जो है पूरा स्फीयर होता है। आप अगर ऊपर का जो है उसको पील कर दें तो अंदर जो है पूरा रेड कलर का जो पार्ट मिलता है, आप उसको पूरा पॉजिटिव स्फीयर कंसिडर कीजिए। और उसकी जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप उसको जो है वाटरमेलन से बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ये मॉडल जो है थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट करता है, जो वाटरमेलन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज पुडिंग or watermelon of positive charge with plums or seeds. Those are nothing but the electrons embedded into it. An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed. तो एटम का जो मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है अज्यूम किया गया है। Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom but not कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द लेटर एक्सपेरिमेंट्स। बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन एक्सपेरिमेंट्स को थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल जो है ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम को जो है बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि पूरा के पूरा जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, तो इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस जो है यहाँ पर बैलेंस होते हैं और एटम की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो यहाँ पर जो है वेल एक्सप्लेन होती है। उसके बाद जो है सेकंड जो हम मॉडल जो स्टडी करेंगे that is called as Rutherford's atomic model और Rutherford's nuclear model। ओके, तो जो सेकंड मॉडल एटम का हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो देखते हैं कि इस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या है। सेकंड है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसको हम नाम देंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो इन केस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फाइल विद अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को आर बम्बार्डेड ऑन गोल्ड फॉइल। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस मॉडल का जो है पार्ट है कि एक बिल्कुल जो है थिन गोल्ड फॉइल लेकर उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल का जो है बम्बार्डमेंट किया गया। तो स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फाइल दैट इज़ अबाउट द थिकनेस 100 नैनोमीटर्स। तो इसकी जो थिन गोल्ड फाइल थी, इसकी थिकनेस थी दैट इज़ अबाउट 100 नैनोमीटर्स। इतनी बारीक जो है ये गोल्ड फाइल लेकर उसके ऊपर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है स्ट्राइक किया गया, अल्फ़ा पार्टिकल को जो है डायरेक्ट किया गया, अटैक किया गया। तो दिस गोल्ड फाइल हैज़ अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। तो आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम से आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो। तो लेट अस सी, यहाँ पर जो है एक बॉक्स के अंदर जिसको हम सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कहेंगे, इस बॉक्स के अंदर जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो भी सोर्स हो सकता है वो रखा गया। एक बारीक सा इसके अंदर जो होल करके एक जो है छोटी सी बिल्कुल बारीक सी जो है स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इस लेड प्लेट से जो है पास की गई। लेड प्लेट के अंदर भी एक बिल्कुल जो है पिन होल किया गया और उस होल से जो है अल्फ़ा पार्टिकल को जो है पास किया। और वो अल्फ़ा पार्टिकल देखिए, ये गोल्ड फाइल है, बिल्कुल बारीक सी थिन गोल्ड फाइल है जिसकी थिकनेस जो है 100 नैनोमीटर्स के बराबर है। उसके ऊपर जो इसको स्ट्राइक किया गया और इस गोल्ड फाइल के सराउंडिंग में आप देखिए कि इसको जो है कवर किया है। इसको जो है मतलब जो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहेंगे, जिसके ऊपर जो है कोई पार्टिकल रेस का अगर जो अटैक करता है तो वहाँ पर जो है ग्लो बनता है, वहाँ पर जो है चमक पैदा होती है। तो सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसके अराउंड जो है रखा गया। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन एवर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड।
अब यहाँ पर जो है देखिए अल्फ़ा पार्टिकल जिस पोजीशन पर जो है इस गोल्ड फाइल को सॉरी नॉट गोल्ड फाइल, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जो है फोटोग्राफी प्लेट जिसको हम जो है कह सकते हैं, उसके ऊपर जहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि ये जो है यहाँ पर जो है ग्लो मिलता है, एक फ्लैश जो है टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट जो है दिखता है। इस पर से हमको समझ में आता है कि इस पोजीशन पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जो है स्ट्रक कर रहे हैं, उसको जो है जाकर टच कर रहे हैं। तो द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेयर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर जो रिज़ल्ट जो है जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे हटकर अनएक्सपेक्टेड जो है रिज़ल्ट मिला। और वो रिज़ल्ट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फाइल शुड हैव बीन स्प्रेड evenly over the entire atom and alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो जो गोल्ड फाइल का जो मास है वो इवनली जो है पूरे के पूरे जो है स्ट्रक्चर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जिसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है वो उसमें से जो है डायरेक्टली पास हो जाएगी। सच अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द particle would slow down and change the direction only by a small angles। तो यहाँ पर ये बात समझी गई कि ये जो पार्टिकल्स हैं अल्फ़ा पार्टिकल, इसकी स्पीड जो है गोल्ड फाइल से टच होने के बाद, इससे स्ट्राइक होने के बाद इसकी स्पीड भी कम होगी और बहुत थोड़े से एंगल से जो है ये डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन इसका जो ऑब्ज़र्वेशन था इससे थोड़ा हट के था, उसमें इस तरह से है कि आप देखिए कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है गोल्ड फाइल में से पास होकर ये जो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर बिल्कुल गोल्ड फाइल के पीछे की तरफ जो है एकदम स्ट्रेट जो है ये बिगर डिफ्लेक्शन के पास हो गए। उसके बाद जो है कुछ अल्फ़ा पार्टिकल देखिए लेफ़्ट एंड राइट साइड जो है टर्न हुए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है कुछ ज़्यादा एंगल से टर्न हुए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के साथ जो ये टर्न हो गए। तो इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, सबसे पहला मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड। तो आप देख रहे हो ये वाला, ये लाइन जो आपको दिख रही है ये अनडिफ्लेक्टेड जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स है जो गोल्ड फाइल से जो है पास होकर निकल गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन, a small fraction of alpha particles was deflected by small angles। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल के साथ जो है ये डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड फाइल से जो है स्ट्राइक होने के बाद। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा, अ वेरी फ्यू पार्टिकल that is nearly about 1 in 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये इसके नंबर्स हम जो है कंसिडर कर सकते हैं कि इतने थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल्स दे बाउंस्ड बैक टू देयर सोर्स दैट इज़ अबाउट नियरली 180 डिग्रीज़ डिफ्लेक्शन। मतलब ये जो है इस गोल्ड फाइल से जो है स्ट्राइक होने के बाद एग्जैक्टली जो है 180 डिग्री से जो है ये टर्न होकर ये वापस अपने जो है सोर्स की तरफ चले गए। तो वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल दैट इज़ नियरली अबाउट 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक दैट इज़ वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली अबाउट 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल के करीब जो है ये पूरा के पूरा जो है डिफ्लेक्ट होकर अपने जो है सोर्स की तरफ जो है वापस चले गए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ड्रीव द कंक्लूजन। अब इस बेसिस पर आप देखिए कि रदरफोर्ड के कंक्लूजन क्या है, कि एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इसका जो है कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो आप देखिए यहाँ से जब मैं एक पार्टिकल जो है एटम का फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ तो वो इस तरह से आप जो इसको कंसिडर कर सकते हो। आप इसमें से जो है एक पार्टिकल लीजिए, तो बहुत सारी जो है आप देखोगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड जो है ये गोल्ड फाइल से जो है पास होकर ये जो है सीधे जो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जो है जाकर स्ट्राइक हुए। तो आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो लार्ज नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विल बी पास थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड। तो आप देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम का
बहुत सारा हिस्सा जो है एम्प्टी है, बहुत सारा पार्ट जो है एम्प्टी है। जैसे कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में कहा गया था कि पूरा के पूरा जो स्फीयर है वो जो है पॉजिटिव स्फीयर होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने जो पहला कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। इसी वजह से बहुत सारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो अनडिफ्लेक्टेड जो है इस गोल्ड फॉइल से पास हो गई। तो आप इसको जो इस तरह से समझ सकते हो। उसके बाद A few positively charged alpha particles were deflected. This deflection must be due to enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom. अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये डिफ्लेक्ट हो गए इस तरह से, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल फॉर एग्जांपल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल फॉर एग्जांपल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि थॉमसन ने जो बताया था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे स्फीयर के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो इसको जो है यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स, इन पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल से, किसी भी एंगल से जो है उसको क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है रिपल्सिव फोर्स जो है प्रेजेंट है। तो थॉमसन हैज़ प्रिज्यूम्ड द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें जो है यहाँ पर ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये जो है पूरा के पूरा जो है जो थॉमसन के मुताबिक जो प्रिज्यूम किया गया था कि वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ध्यान रखिए कि द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड in very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particles। अब यहाँ पर ये बात जो है समझ में आती है कि जो थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज ये सब तरफ जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से अब ये बात समझ में आती है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक जगह पर जो है सिमट कर कॉन्सनट्रेट हो गया है वेरी स्मॉल वॉल्यूम में, और इस वजह से बहुत थोड़ी जो अल्फ़ा पार्टिकल की जो रे थी वो जब यहाँ पर आई तो एग्जैक्टली ये 180 डिग्री से रोटेट होकर अपने सोर्स की तरफ चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इज़ कॉन्सनट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो कैलकुलेशंस बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो यहाँ पर आप देखिए कि वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का होगा पूरे एटम के न्यूक्लियस के वॉल्यूम्स के बराबर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ये जो है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। तो अगर आप यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम कंसिडर करते हो, फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ एटम अगर आप कंसिडर करते हो तो ये रेडियस ऑफ एटम आपको मिलेगा 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में। और अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर करते हो तो दिस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज़ अबाउट द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर्स। तो इस पर से आप जो है कंपेयर कर सकते हो कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो पूरे एटम के वॉल्यूम से कितना छोटा होता है, कितना कम होता है। इसका मतलब क्या होता है, वन कैन रियलाइज दिस डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट इफ़ अ क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ द एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। आप जो इसको जो है एक क्रिकेट बॉल देखिए कि कितनी बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी होती है क्रिकेट बॉल। आप उस क्रिकेट बॉल को जो है न्यूक्लियस कंसिडर कीजिए, तो उस न्यूक्लियस के हिसाब से अगर एटम ऑफ द रेडियस का एटम कंसिडर किया जाए, रेडियस ऑफ द एटम अगर कंसिडर किया जाए तो वो 5 किलोमीटर्स का होता है। मतलब आप इस पर से समझ सकते हो कि आप जो है एक 5 किलोमीटर का जो है सर्कल कंसिडर कीजिए। सो दिस इज़ द रेडियस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो है आप क्रिकेट बॉल जो है कंसिडर कर सकते हो। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो न्यूक्लियस और एटम का जो वॉल्यूम है आप जो है यहाँ पर इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स रदरफोर्ड प्रोपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम
तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब यहाँ पर जो है ये कंक्लूजन जब सामने आ गए कि इस तरह से जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन होता है, तो अब रदरफोर्ड ने जो है अपने मॉडल के जो है कुछ पर्टिकुलर जो है पॉइंट्स बनाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फर्स्ट वन, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीम स्मॉल रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो मास होता है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो है सब के सब जो है कॉन्सेंट्रेट होकर कहाँ जाएगा, बिल्कुल सेंटर मोस्ट पार्ट पर जाएगा, और वो सेंटर मोस्ट पार्ट को हम नाम देंगे न्यूक्लियस। सो यू कैन से दिस एज न्यूक्लियस। तो ये पहला जो है इसका पॉइंट बनता है जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पर्टिकुलर जो है रिजल्ट जो है बनता है। उसके बाद द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग में आपको जो है इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन की कंसिडर कीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है बिल्कुल हाई स्पीड से जो है बिल्कुल ये रिवॉल्व हो रहा है और बहुत ही स्पीड के साथ जो ये घूम रहा है इन सर्कुलर पाथ, एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ, एंड दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिट। तो आप यहाँ पर जो देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो है सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम है और उसके सराउंडिंग में जो ये सर्कुलर पाथ है जिसको हम नाम दे रहे हैं ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल हाई स्पीड के साथ जो है घूम रहे हैं। तो दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ द सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्विंग आर द प्लैनेट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रदरफोर्ड के कंक्लूजन के मुताबिक ये जो है आप जो है कंसिडर कीजिए दिस इज़ सन, और उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्लैनेट्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर जो है इस सन के सराउंडिंग में जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जो है कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ द मिनिएचर ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सन का रोल प्ले कर रहा है और जो ये प्लैनेट्स का रोल है वो इलेक्ट्रॉन जो है प्ले करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जिस तरह से सन और प्लैनेट्स के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर कंटिन्यूसली जो है रिवॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप देखोगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो सेंटर मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, इनके बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से ये हो गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर जो है क्या होता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड ने एक सोलर सिस्टम टाइप का मिनिएचर जो मॉडल पेश किया, लेकिन इसके जो है कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो देखें, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम इज़ लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। ये छोटा सा जो है सोलर सिस्टम के जैसा माना जाता है, विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ मासिव सन, जिसमें न्यूक्लियस को जो है सन कंसिडर किया गया है और जो उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं उसको लाइटर प्लैनेट्स जो है कंसिडर किया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम इट शोज़ द प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्लैनेट जो है बिल्कुल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में जो है सन के सराउंडिंग में वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर जो ये घूम रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स इज़ गिवन बाय between the planets, the gravitational force between the planets is given by the expression। तो यहाँ पर जो है देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो इस एक्सप्रेशन से हम जो है एक्सप्रेस करेंगे G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जिसमें M1 और M2 जो है ये मासेस हैं और R जो है डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन है और G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। द थ्योरी कैन ऑल्सो कैलकुलेट
precisely the planetary orbit and these are in agreement with experimental measurements। तो ये थ्योरी जो है यहाँ पर जो है प्लानिटरी ऑर्बिट को जो है वेल डिफाइन करती है और ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। The similarity between solar system and nuclear model of the Rutherford suggests that electrons should move around the nucleus in well-defined orbits। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है घूम रहे हैं। तो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर जो घूम रहे हैं। फर्दर द कूलम्बिक फोर्स इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। यहाँ पर जो है कूलम्बिक फोर्स को हम जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसमें Q1 और Q2 जो है ये चार्जेस है और R जो है ये डिफरेंस द सेपरेशन बिटवीन, दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और उसके बाद जो है K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस R है और K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज़ मैथमेटिकली सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसी ही जो है ये इक्वेशन आपको मिलेगी। हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलरेशन इवन इफ़ इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब आप जो है किसी भी बॉडी को देखोगे कि वो जो है किसी सेंटर के सराउंडिंग में जो है घूम रही है तो वो जो है एक्सेलरेशन जो है शो करती है, हालांकि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो ये ये एक्सेलरेशन शो करती है ऑर्बिट के अंदर बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन जो उसका चेंज हो रहा है, इसलिए उसके अंदर हम जो है उसको एक्सेलरेशन शो करेंगे, हालांकि वो जो है कांस्टेंट स्पीड से जो घूम रही है। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट इज़ अंडर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हम जो है अंडर एक्सेलरेशन जो है कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट, उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी सेंटर के सराउंडिंग में घूमता है तो उसके अंदर से आप देखोगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है इमिट करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि सोलर सिस्टम के अंदर ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्लैनेट जो है ये चार्जलेस बॉडीज़ हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर मॉडल है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये किसी भी सेंटर के सराउंडिंग में, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, जब रिवॉल्व होते हैं तो ये एनर्जी इमिट करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहोगे। तो देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सर्कुलर, ये आपके पास में सेंटर मोस्ट पार्ट जो है कौन सा है, ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी जो है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, ये रेडिएशन जो इमिट करेगा। तो द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से ये एनर्जी जो है निकलेगी और क्या होगा कि द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। और यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑर्बिट जब एनर्जी लूज़ होगी तो जाहिर बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के करीब आना शुरू होगा और धीरे धीरे ये ऑर्बिट जो है क्या होगा, श्रिंक होना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू होगा, छोटा होना शुरू होगा। तो क्या होगा, कैलकुलेशन शो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकंड्स टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब आप देखोगे कि ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है, लुक हियर, तो आप देखोगे ये आपके पास में न्यूक्लियस है और ये जो है इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमते घूमते स्पायरल पाथ जो है परफॉर्म करेगा और इस तरह से इट विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड्स लगने वाले हैं। अगर ऐसा कंसिडर किया जाए मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये बात हमको जो है समझ में आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज़ करते 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 धीरे धीरे इसका रेडियस कम होता जाएगा और इतने थोड़े से टाइम में ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जाकर जो है श्रिंक होकर ये न्यूक्लियस में जाकर जो है सिंक हो जाएगा और इस तरह से वो एटम ही ख़त्म हो जाएगा। जबकि ऐसा
कभी भी नहीं होता है. इट इज़ नॉट हैपनिंग इन एक्चुअल प्रैक्टिस. दिस डज नॉट हैपन. दस रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. तो इस मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है रिवॉल्व हो रहे हैं विद हाई स्पीड, लेकिन उसने इस चीज़ को नहीं शो किया कि वेदर द इलेक्ट्रॉन विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस और इट विल बी मूविंग इन इट्स फिक्स ऑर्बिट. तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो है ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया. तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन. ये जो है पहला ड्रॉबैक है कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो है एक्सप्लेन नहीं किया. हालांकि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ऐसा नहीं हुआ, उस चीज़ को जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एटम हम कंसिडर करेंगे. एंड दिस स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड. तो ये जो है हमको पहला ड्रॉबैक मिलता है. तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इफ़ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, देन वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस. तो अगर ऐसा ही है तो हम इलेक्ट्रॉन को जो स्टेशनरी कंसिडर कर दें, तो ऐसा होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूस मूवमेंट में होता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स वेयर इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर वेयर स्टेशनरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू फॉर्म मिनिएचर वर्जन ऑफ द थॉमसन्स मॉडल. अगर ऐसा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है ये सब के सब जो है न्यूक्लियस की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये मिनिएचर मॉडल ऑफ द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हो जाएगा. तो ये इनस्टेबिलिटी यहाँ पर जो है आपको बाकी रहेगी. स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड. उसके बाद अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज़ दैट इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज़ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किस तरह से होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया है. तो सेकंड जो ड्रॉबैक बनेगा, distribution of electrons and their energies cannot be explained. तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो ड्रॉबैक हमको मिलता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का. तो इस तरह से ये जो है दो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है जिसको हम ड्रॉबैक्स या इनएडिक्वेंसीज या आप इसको डीमेरिट्स भी कह सकते हो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के लिए या रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के लिए. ओके.